ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी। और अजीत शिवराण जी हमारे साथ जुड़ेंगे, DEO हैं। अजीत शिवराण जी आप भी मंच पर आए, जोरदार तालियां आप लोग इनके लिए भी बजाएं। और परिमल कुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, डायरेक्टर हैं ICS के, तालियों के साथ स्वागत करें। सर आप भी मंच पर आए। रंजना, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आयुष। देखिए तालियों को बचा के रखिए। आप प्लीज बैठिए, माइक ले लीजिए सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आयुष। इन तालियों को आप बचा के रखिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी बीच में। अक्सर जब तालियां बजाने को कही जाती हैं तब आप तालियां बजा नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि चिरागों से ही घर रोशन हो, शिक्षा से भी घरों को रोशन होते हुए हमने देखा है। और भिवानी में ऐसे कई घर रहे हैं जहां पर रोशनी शिक्षा ने ही बिखेरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं जिस तरीके से शुरुआत में डॉक्टर जगबीर सिंह जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानना और समझना है कि एक ऐसा क्षेत्र जो पिछड़े क्षेत्रों की सूची में आता रहा है लेकिन बावजूद उसके आज के समय में कई बदलाव हमने देखे हैं। 1972 से लेकर आज 21वीं सदी के भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो भिवानी को कहां पर खड़ा हुआ आप पाते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में यदि नंबर देने की बात आती है तो भिवानी पूरे हरियाणा का स्कूली शिक्षा में नंबर 1 पर खड़ा है। दूसरा, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भी प्रगति पर है, उसका अपना कार्य जारी है और 55 कॉलेज उसके अंतर्गत भी आते हैं। जब 1969 में बोर्ड की स्थापना हुई थी उस समय चंडीगढ़ से बोर्ड को कंट्रोल किया जाता था और चंडीगढ़ में ही इनका कार्यालय था। और पहली बार बोर्ड से 80,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी केवल 10वीं कक्षा की। धीरे धीरे जब बात आई कि बोर्ड का कार्यालय बनाया कहाँ जाए, क्योंकि पंजाब बोर्ड से अलग हुआ था, तो चौधरी बंसीलाल जी ने उस समय कहा कि भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बनाया जाएगा। तो 1980 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अंदर आया और आज भिवानी बोर्ड 10वीं की परीक्षा भी लेता है, 12वीं की परीक्षा भी लेता है, DLED यानी कि JBT की परीक्षा भी लेता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी लेता है और एस्टेट की परीक्षा भी लगातार पिछले 5 साल से करा रहा है निर्बाध रूप से, और वो भी पिछले 3 साल से अपने ही गृह जिले में करवा रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जिले में परीक्षा देनी होती है। तो इस हिसाब से देखें तो भिवानी शिक्षा के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रहा है। बिल्कुल अपने आप में बधाई का पात्र है। अब मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां आप सभी बजाएं क्योंकि हरियाणा शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यालय यहां पर होना कोई छोटी बात नहीं है। अजीत शिवराण जी, जिस तरीके से जिक्र यहाँ पर जगबीर जी ने कहा कि 1972 से लेकर अब तक कई बदलाव हमने देखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ये बदलाव अच्छे हो, पॉजिटिव हो। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अभी की जो स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भिवानी की बनी हुई है, क्या यहाँ तक हम सीमित हैं या यहाँ से और भी ज्यादा उम्मीदें आप करते हैं? सबसे पहले तो मैं चैनल का धन्यवादी हूँ कि एक बहुत ही हॉट इश्यू पे आज आपने ये परिचर्चा शुरू की है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे चेयरमैन साहब कह रहे थे कि भिवानी एजुकेशन के मामले में काफ़ी अव्वल है और वो इसी चीज़ से पता चलता है। पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन को लेके चलूँ तो आज भिवानी के अंदर 750 से ज़्यादा स्कूल हैं, जिसमें 450 प्राइमरी के स्कूल हैं, 130 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें से 24 गर्ल्स के हैं। को एजुकेशन तो है ही है, उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पे गर्ल्स स्कूल भी हैं। ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद हम हाई स्कूल की बात करें तो उनकी संख्या 74 के करीब है और उसमें से भी 12 स्कूल हमारे गर्ल्स के अलग से हैं। इसी प्रकार प्राइमरी एजुकेशन में भी कोई भी गांव ढानी नहीं ऐसी नहीं बची जिसमें कि प्राइमरी स्कूल ना हो और जहां अच्छी स्ट्रेंथ ना हो। तो मैं ये मानता हूं कि
एजुकेशन के मामले में, विशेषकर स्कूली एजुकेशन के मामले में भिवानी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। और पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन में, जब मैं स्टूडेंट था 84 में 10th में, उस टाइम गिनी चुनी लड़कियां गांव में होती थी जो स्कूल एजुकेशन के लिए आती थी। कॉलेज की बात तो बहुत दूर की थी। आज हम देख रहे हैं कि बॉय से ज़्यादा गर्ल्स हायर एजुकेशन में है। और हमारी स्कूली शिक्षा जब उनको बढ़िया मिली है, इसीलिए उनका हौसला बना है कि वो आगे जाएं। और वो हायर एजुकेशन में टॉप 10 में मैक्सिमम लड़कियां होती हैं। जैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं, जब हम लड़कियों की मेरिट की बात करते हैं या टोटल मेरिट की बात करते हैं, तो टॉप 10 में मैक्सिमम लड़कियां होती हैं। और उनमें भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल लगभग दोनों बराबर हैं। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे सरकारी स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। एक चीज गौर करने की बात है, सरकारी स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, प्राइवेट में लड़कों की ज्यादा है। एक थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन मैं यहां देखता हूं कि समाज के अंदर लड़कों को प्रायोरिटी किस प्रकार से सेकेंडरी एजुकेशन में दी जा रही है। हालांकि लड़कियां उस चीज को पीछे छोड़ते हुए हायर एजुकेशन में, चाहे उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें, उसके बावजूद यदि हायर एजुकेशन की बात करूं तो वो लड़कियां उनको बीट करके आगे जा रही हैं। हालांकि स्पेसिफिक आंकड़े मेरे पास नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी अभी एक चेयरमैन साहब ने एचटेट का पेपर ऑर्गेनाइज करवाया, तो जब हम फ्लाइंग में यहाँ पे स्कूलों को चेक कर रहे थे तो मैक्सिमम 90% लड़कियां पेपर दे रही थी। और वो भिवानी का ही सेंटर था, भिवानी के ही बच्चे थे। तो मैं ये मानता हूं कि आज के दिन सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में भिवानी का स्टेटस काफी ऊंचा है। बिल्कुल, वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये बात है जिस तरीके से आपने कहा कि एक वक्त था जहां पर लड़कियों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये तस्वीर बदलती हुई देखी जा रही है। उम्मीद है कि पूरी तरीके से बदलाव हम देखेंगे। परिमल जी, मैं चाहूंगी कि माइक अब ले लीजिए और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आप मंच पर भी आ रहे थे, इससे भी जबरदस्त गड़गड़ाहट सुनने को मिल रही थी, कैसा लग रहा था? क्योंकि ये वो देश है जहां पर हमने स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, फिल्म सेलिब्रिटीज के लिए इस तरीके से जोरदार तालियां बजती हुई देखी है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हो, भविष्य को उजागर करने का काम कर रहा है, उसको इतना अप्रिसिएशन मिलता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कैसा लगा आपको? पहले तो मैं भिवानी में आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करता रहता है, बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और एजुकेशन पर डिबेट आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज जो है चेयरमैन साहब मेरे साथ बैठे हैं, डीओ साहब मेरे साथ बैठे हैं, मेरे सामने यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी हस्तियाँ भिवानी से आचार्य जी बैठे हैं और ये युवा शक्ति यहाँ पर बैठी है। एक जो डायलॉग चलता था ना, जो वो जूही चावला का एक डायलॉग था कि क्या आपने कभी किसी टीचर को गेस्ट बनते जाते देखा? क्या कभी किसी टीचर को आपने ऑडी BMW में चलते देखा? क्या आपने किसी टीचर को कहीं पर जाकर के ओपनिंग करते देखा, चीफ गेस्ट बनते देखा? तो जैसे वहां से जो ना कि ये बात उभर के आई और जो है ये लगा कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए। और आज मैं वो टीचर हूँ जो चीफ गेस्ट बन के भी जाता हूँ, जो ऑडी BMW में भी चलता हूँ, और इस प्रकार का जो है ये लाउड अपलॉज भी मुझे मिलता है। बहुत ही शानदार ये बात है, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक समय ऐसा था जहां पर जो जूनियर, देखिए जो है जैसे एक दौर था, मैं जो ना एजुकेशन के ऊपर मैं कई बातें कर सकता हूं, और मुझे लगता है सर इस प्रकार का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना चाहिए जिसमें ये डिबेट लंबी चले। जैसे इसमें थोड़ा सा सेशन है आधे घंटे का और टाइम लिमिटेड मुझे मिलेगा, लेकिन कई क्वेश्चंस मेरे मन में हैं। जिस प्रकार से जो ना जब मैं छोटा सा था और मेरे दादा वगैरह कहते थे और हम लोग पढ़ते थे, हर टाइम पढ़ते थे, बोला भाई हमारा टाइम बढ़िया था, बोला स्कूल के पीछे से भी चले जाए ना तब भी कामयाब हो जाते थे, अब स्कूलों के अंदर घिस घिस करके भी कामयाब नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन जो डेवलप होनी चाहिए थी, जैसे वैसे सब चीजें डेवलप हुई इंडिया के अंदर, भिवानी में भी डेवलप हुई, हरियाणा में भी डेवलप हुई। तो जिस प्रकार से डेवलप हुई ना, तो उस प्रकार से एजुकेशन मेरे ख्याल से, सर आप मेरे ख्याल से इस बात को कहेंगे, एक टाइम था जब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ के IAS भी बनते थे, अच्छे टीचर्स भी बनते थे। मैं बड़े प्राउड से कहता हूं कि मैं भी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। लेकिन अब एक दौर बीता जब सरकारी स्कूलों की जो वो महत्ता थी, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी, वो नहीं रह पाई, और उसके अंदर हम लोग जो है
मेरे ख्याल से आप भी इस बात से 100% एग्री करेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। मैं और पुरानी बातें तो नहीं देखता, लेकिन 30 साल पुराने जो है मुझे जरूर याद हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूलों में डीईओ आने का ऐसा डर होता था, भाई जो है कोई और अधिकारी आएगा तो ऐसा डर होता था। सभी टीचर्स ऐसे बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। वो उस प्रकार की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिड्यूस हुई है कहीं ना कहीं, और ये भिवानी भी इस बात से जरूर जो है सहमत करेगा। और बात जो एचटेट के एग्जाम की हुई, एचटेट के एग्जाम में तो जो है टीचिंग को लड़कियां ज्यादा प्रेफर करती हैं। इस कारण से जो है 90% लड़कियां, हमारे पास जो लड़कियां पढ़ती हैं तो बैचेज में जो है लड़कियां ही 90% होती हैं टीचिंग के बैच में। लेकिन कुछ कमियां इस टीचिंग के पार्ट पर भी रही, एचटेट के पार्ट पर भी रही। 2008 में स्टेट के नाम से चालू हुआ ये एग्जाम, 2008 में एक बार और 2009 में 2 बार एग्जाम हुआ। उसके बाद ये जो है बंद कर दिया गया और फिर जो है सीटेट सेंट्रल लेवल पर हुआ, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद फिर एचटेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस प्रकार से सभी राज्यों में एलिजिबिलिटी टेस्ट उनके हुए। लेकिन 2011 के बाद टीचिंग में वैकेंसी नहीं आई। किस प्रकार से बार बार हम लोगों ने जो डिमांड्स भी उठाई, एचटेट का एग्जाम तो हर साल होता जा रहा है लेकिन टीचिंग की वैकेंसी नहीं आ रही है, ये एक बड़ी गड़बड़ है। और जो एजुकेशन की बात हो रही है, 2011 से अब तक नए टीचर्स रिक्रूट नहीं हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की खामी को एक इंगित करता है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर के सामने भी इस बात को उठा चुका हूं कई बार, और यहाँ पर भी चेयरमैन साहब यहाँ पर बैठे हैं। जो अभी बीच में बात हुई थी कि 8th क्लास का बोर्ड था, तो मैं पहले की बात करूं तो हम लोगों के मन में ये डर होता था कि बोर्ड है, और हम लोग पूरी ताकत लगाते थे कि बोर्ड में अच्छे नंबर ले पाएं। तो 8वीं क्लास में ताकत लगाने का टाइम होता था, 10th क्लास में ताकत लगाने का टाइम होता था, 12th क्लास में ताकत लगा देते थे कि 12वीं क्लास है, इसके दम पर तुम्हारी लाइफ डिसाइड होगी। वो चीज धीरे धीरे, जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी आई सर, उसके कारण आप मेरे ख्याल से 100% सहमत करेंगे कि उसके कारण एजुकेशन का बहुत नुकसान हुआ है। और जो एजुकेशन वापस उस ट्रैक पर आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है। और पिछले इन 2 सालों में तो इस कोरोना के कारण, अब इसको महामारी कहें कि ये फेस्टिवल कहें, हर रोज घरों में पकवान बनते थे, सब कुछ चलता था, सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं सर। लेकिन इस कोरोना का नाम लेकर के स्कूलों को लेते हैं, खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। बच्चे 4 दिन स्कूल में जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, लेकिन फिर से बंद हो जाता है। तो इसके कारण भी एजुकेशन का काफी लॉस हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना का भी आपने जिक्र किया, डॉक्टर जगबीर, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि एक तो हम लंबे अरसे से शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने को लेकर रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, फिर इस रफ्तार पर ब्रेक लगाया कोरोना ने, क्लासेस ऑनलाइन होने लगी, और अब एक अलग ही विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन जो प्रश्नल चना है वो ठीक है या फिर ऑफलाइन बेहतर था, क्योंकि एक फिजिकल फिटनेस भी बच्चे को जरूरत होती है, वो भी स्कूल में मिलती रहती थी। ऐसे में आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट इसको शिक्षा के क्षेत्र में मान रहे हैं, या फिर समझते हैं कि दोनों का बैलेंस बेहतर है? शिक्षा तो ऑफलाइन ही ठीक है, लेकिन विद्यार्थी क्या कहता है, क्लास तो ऑफलाइन लगनी चाहिए और पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। अब उसकी मानसिकता, उसके पीछे आप जानते हैं। लेकिन दोनों ही ऑफलाइन होना चाहिए। क्लास में जाने से बच्चे के ऊपर एक अलग तरह का पीयर प्रेशर आता है, एक अलग तरह की व्यवहार वो सीखता है। अब जो 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, इंजीनियरिंग में जाने वाले, मेडिकल में जाने वाले, वो कभी स्कूल जाते ही नहीं, केवल कोचिंग सेंटर पर जाते हैं। और घर में भी कोई मेहमान आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मम्मी कहती है बेटा एक बार आना, अंकल आंटी को प्रणाम कर देना, फिर अंदर अपने कमरे में घुस जाना। मतलब वो सामाजिकता से बच्चा कटता चला गया। जब ऐसा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा तो उसमें क्या सामाजिकता होगी, इस बारे में हम विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी इस बात को भी समझना। अजीत श्योराण जी, एक पॉइंट जो यहाँ पर परिमल साहब ने उठाया था कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर हम क्वांटिटी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। नई शिक्षा नीति का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है, उसमें भी कुछ इस तरीके के परिक्षेत्र देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि थियोरेटिकल एजुकेशन के साथ चरित्र का निर्माण हो, कुछ ऐसा भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए? जैसे परिमल जी बोल रहे थे कि क्वालिटी एजुकेशन का गवर्नमेंट स्कूल में इश्यू है, मैं पहले भी बोलना चाह रहा था, बीच में इंटरप्ट नहीं किया मैंने, पर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन का इश्यू है, पर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप एक देखिएगा कि हमारे पास कौन सा बच्चा आता है स्कूल में। मैं एक एग्जाम्पल दूं, यदि किसी के 2 बच्चे हैं, यदि कमजोर बच्चा है और एक इंटेलिजेंट है, वो बाय बर्थ है या कुछ एजुकेशन या पेरेंट्स ने उनकी अलग से कोई परवरिश तो नहीं की, पर कई बार माइंड सेट होता है बच्चे का
अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, पर यदि पेरेंट्स को ये लगता है कि ये बच्चा कमज़ोर है तो उसको सरकारी स्कूल में भेजेंगे, इंटेलिजेंट बच्चा है उसको अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। आप हमें अच्छे बच्चे, बराबर के बच्चे दीजिए सरकारी सिस्टम में, फिर आप हमारा रिजल्ट देखिए, हमारी क्वालिटी। नहीं अजीत जी, माफ कीजिएगा, टोकना चाहूंगी, आप ही कह रहे हैं कि अच्छा बच्चा दीजिए, कि बच्चा जन्म से कैसा होगा वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी माता पिता के साथ साथ एक शिक्षक की भी होती है। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों का स्तर एक क्यों नहीं है, क्यों अलग अलग स्तर है इसका, और फिर उस पे उसके हिसाब से डिमांड बच्चे की कैसी की जाए? मैं वही बात कहना चाह रहा हूं मैम। कुछ बच्चे हमारे पास, पहले सरकारी सिस्टम नहीं था, सरकारी सिस्टम तो पिछले 25-30 साल से आया है। 80s में प्राइवेट स्कूल नाम की चीज नहीं थी, कुछ ट्रस्ट के स्कूल थे। तब हमारे स्कूल के जितने भी आप पुराने, जैसे परिमल जी बोल रहे हैं, जितनी भी IAS लॉबी या ब्यूरोक्रेसी है वो सरकारी स्कूलों की। तब तो कोई प्राइवेट स्कूल का नाम नहीं था, पर क्योंकि अब हमने बाइफर्केशन इस प्रकार से कर लिया कि जिस बच्चे को हम ये कह सकता हूँ कि जिसको हमें बहुत आगे ले जाना है, हम ये मानते हैं, कई बार पेरेंट्स चाहे बच्चे एक ही परवरिश में रहे हैं, मैं जैसे पहले बोल रहा था, पर बच्चे का IQ अलग अलग होता है, वो सबका बराबर नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर जगबीर जी, इसका आंसर, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जैसा कि शिवरान जी ने एक्सेप्ट किया है कि जो अंतर है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का, वो साफ देखने को मिल रहा है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है। ये अंतर क्यों है, कब इसे इरेडिकेट किया जाएगा? अंतर तो मन का है। जब अध्यापक सामने मेरे 32 बच्चे हैं क्लास में, ये मान ले कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने गोद लिए हुए बच्चे हैं जी, तो सरकारी स्कूल होगा चाहे प्राइवेट स्कूल होगा, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा। बोर्ड के अंदर भी एक स्कूल है, एकमात्र लैब स्कूल पूरे हरियाणा भर का, वो हमेशा, मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ पर हूँ, तो हम उसका रिजल्ट 100% के आसपास आता है। 10वीं का भी 12वीं का पूरा रिजल्ट आता है। उसकी भिवानी शहर में हम गतिविधियाँ देखते हैं, गतिविधियाँ भी सब स्कूलों के साथ मिलकर के हैं। प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देता है। लेकिन जब अध्यापक ये मान लेता है कि ये बच्चा मेरा है और मेरा तेरा की बात यदि वो अलग कर लेता है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट डाउन होता है। नहीं तो सरकारी में जो अध्यापक है ज़्यादा गुणवान है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाला है, ज़्यादा तनख्वाह वाला है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है समझना है कि हमें अच्छा बच्चा दीजिए, रेदर देन की जो शिक्षक है वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी यहाँ पर निभाए। परिमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और मैं इस पर इसी में परिमल जी करूंगा, बोर्ड में जो एडमिशन होते हैं केवल लॉटरी के बेस पर होते हैं और लगभग 90% BPL परिवार के बच्चे हैं और वही बच्चे आगे जाते हैं। कोई क्लास बीच में 1-2 खाली होती है, सीट कोई खाली भी नहीं होती है। नर्सरी में ही लॉटरी के बेस पर एडमिशन होता है, कोई सिफारिश नहीं होती, उन्हें किसी कुछ नहीं मानी जाती। ठीक है परिमल जी। दूसरा मैं एक चीज इंटरप्ट करना चाहूंगा। हमारे पास जिस फैमिली के बच्चे आ रहे हैं, आप सभी इससे वाकिफ हैं, एजुकेटेड फैमिली के बच्चे हमारे पास बहुत कम हैं, या उन गरीब परिवारों के बच्चे जिनके पेरेंट्स लेबर क्लास है, जिनकी घर पे किसी प्रकार की देखभाल नहीं होती। हमारा बच्चा नहा के आया है कि नहीं आया, पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं है। पर जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उनके पेरेंट्स ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, उनकी स्कूलिंग या कहें कि घर पे भी उनकी प्राइवेट ट्यूशन को लेके या दूसरी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। हमारे पास वो बच्चे हैं जिनको घर पे भी नहीं देख रहे हैं, बच्चा खुद साधन संपन्न नहीं है, तो हमारा टीचर उसके ऊपर पूरा फोकस करता है। और फिर भी प्राइवेट स्कूलों से मैं एक एग्जांपल दूं, 2 साल पहले का कि हरियाणा बोर्ड साइंस का यदि टॉप किया तो गवर्नमेंट स्कूल बुआनी खेड़ा के स्कूल के बच्चे ने साइंस हरियाणा टॉप किया। तो ऐसी बात नहीं है कि क्वालिटी नहीं है सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के बच्चे कहीं बेहतर हैं। हमारा टीचर जिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, जिन बच्चों के साथ काम कर रहा है, जिन पेरेंट्स के साथ काम कर रहा है, वो कहीं न कहीं बेहतर काम कर रहा है। बिल्कुल, इसी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है कि सिर्फ सरकारी स्कूल है वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि एक फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है तो एक अलग बूस्ट अप छात्र को मिलता है। इसी तस्वीर और इसी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। परिमल जी देखिए, सर मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। जैसे एचटेट अब तक जितनी बार हुआ है तो हर बार एचटेट का टॉपर ICS का स्टूडेंट रहा है। आज तक जितनी बार भी एचटेट हुआ है, हम लोगों के पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने CGL में भी टॉपर दिए हैं, दिल्ली पुलिस में भी टॉपर दिए हैं, हरियाणा में भी अलग अलग जगह, राजस्थान में भी अलग जगह टॉपर्स आते हैं। मेरा कहना इस बात के ऊपर यह है कि जो है ये बहाना कहना
कि भाई हमारे पास अच्छे बच्चे नहीं आते। जैसे जब किसी सामने वाले आदमी को ये दिखता है कि वहां जाकर के आपके टाइम की वैल्यू क्रिएशन होगी, आप जो वहां पर एफर्ट डाल रहे हैं वहां पर उस चीज का एफर्ट के बदले वैल्यू क्रिएट होगी, तो वहां पर फिर जो है क्रीम पहुंचती है। मैं ये कहूं कि हमारे पास अच्छे बच्चे नहीं आए इसलिए हमारे पास से सिलेक्शन नहीं हुए। अब जो है पिछले दिनों जो है देखा जाए तो कितने बड़े पैमाने पर उसमें हरियाणा बोर्ड का भी नाम आया, HPSC का भी नाम आया, HSSC का नाम भी आया। अनिल नागर नाम का व्यक्ति HCS था, उसने जो है पेपर पैसे जो है लेकर के ऑफिस में ही रंगे हाथों पकड़ा गया। और अभी उसके बाद फिर जो है रॉबिन नाम का आदमी सोनीपत से पकड़ा गया। ये इस प्रकार के गैंग काम करते रहते हैं। पेपर लीक पहले हुआ और कुछ चीजें हुई, लेकिन उन चीजों के बावजूद भी हमने कभी ये बिल्कुल नहीं कहा कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारे काम हुए, उसके बावजूद ICS के स्टूडेंट्स का SI में भी सिलेक्शन हुआ, ICS के स्टूडेंट्स का पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ, और HTET में भी नो डाउट अब की बार भी अच्छा रिजल्ट जो हमारे स्टूडेंट देंगे। बात ये है, धीरे धीरे जब टाइम बीता तो जो सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स के जो अच्छे जो बच्चे थे कि अच्छे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना है और खराब बच्चे को, जो पढ़ने में कमजोर बच्चा है या जो अच्छे लेवल के पेरेंट्स नहीं है, वे सरकारी स्कूलों में बच्चों को डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें एक आदमी दो आदमी जिम्मेदार नहीं, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज जिम्मेदार हैं कि अच्छे बच्चे अच्छे टीचर्स के पास, अच्छे लोगों के पास नहीं पहुंच पाए। इस बात के ऊपर मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट को भी जो है सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए इस बात के ऊपर कि किस प्रकार से अच्छे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं और स्कूलों में सभी के लिए बराबर शिक्षा और सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। इस प्रकार की चीजें आज की डिमांड है। बिल्कुल, डेफिनेटली शिक्षा न सिर्फ आपको शिक्षित करे बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करे। इसी बदलाव के तहत परिमल जी ये भी आपसे समझना चाहूंगी, एक वक्त ऐसा था खासतौर पर भिवानी में, चूंकि इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं हुआ करते थे और हुआ भी करते थे तो माता पिता बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते नहीं थे बच्चों को भेजने के लिए। और जैसा कि शिवरान जी भी कह रहे थे कि लड़कियों को तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाता रहा था, लेकिन वहां से लेकर कोचिंग सेंटर तक की कहानी, जहां पर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए माता पिता अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बच्चे भी उसको लेकर इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये जर्नी कैसे रही, ये बदलाव भिवानी ने कैसे देखा? देखिए मैम, सिर्फ भिवानी नहीं है, पूरे देश ने बदलाव देखा। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस टाइम पर जो है मैंने जर्नल ही सुन रखा, कई जगह रिश्तेदारी में गए, कहीं और गए तो हमने तो लड़की का रिश्ता देख लिया है। गांव में 8वीं तक का ही स्कूल था तो हमने सिर्फ 8वीं तक का लड़की को पढ़ाया, आगे समाज गंदा है, लड़की को बाहर कैसे भेजें। गांव में 10वीं तक का स्कूल था तो 10वीं तक लड़की को पढ़ाया, आगे बाहर कैसे भेजें। ये चीजें मैंने जो है देखी हैं और इस बदलाव हम लोगों ने देखा है। और अब लड़कियां जो है 25-25 साल तक जो है लगातार पढ़ती रहती हैं, तैयारी करती रहती हैं कि वे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो जाएं। लड़कियों में इंडिपेंडेंट होने की चाहत, जैसे अभी सर ने बताया कि 90% HTET का एग्जाम जो है लड़कियों ने दिया। इस प्रकार से नौकरियों के अंदर भी हम देखते हैं कि लड़कियों की संख्या अब लड़कों की संख्या से ज्यादा आगे क्रॉस कर रही है। लड़के कुछ जो है इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ नशे के शिकार होते हैं, कुछ जो है कहीं ना कहीं समाज में कुरीतियों के कारण उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। इस कारण से लड़कियां आगे निकल रही हैं, चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। और ये जो डायलॉग चलता है, पहले जो लड़कियों को दबाते थे घर में खाने पीने के लिए जो भी चीजें होती थी तो लड़के को पहले मिलेंगी, लड़कियों को बाद में, और वो वहां से जो है धीरे धीरे बदलाव आया। और वो भिवानी की ही तो धरती है जिसके अंदर जो ये बात आई जो है लड़कियों ने जो है ज्यादा मेडल लिए और उसके बाद ये डायलॉग चला कि मारी छोरियां के छोरियां तक कम है। अब लड़कियों से पेरेंट्स पूछते हैं कि हाँ बेटी बता तुम्हें शादी कब करनी है और तुम्हें करियर क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर ये इस बात में अगर कुछ पेरेंट्स बाकी बच भी रहे हैं तो अगले आने वाले 2-4 साल के अंदर इन लड़कियों ने इतना अच्छा काम करके दिखाया है, ये पढ़ाई में लड़कियों को सबके लिए मौका देंगी। और ये जो है एक बहुत अच्छा बदलाव है। और जो है जहां पर बात हो रही थी कि एक आधा स्कूल होता था, वहां से हर जगह स्कूल और हर जगह पर पढ़ाई और हर एक बच्चे तक पढ़ाई, इसमें बहुत अच्छी जो है तरक्की हुई है और सभी लोग पढ़ने लग गए। इसके लिए सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्व। जी शिवरान जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, जितनी क्लैपिंग ACS इंस्टीट्यूट के लिए हो रही है, आप ये चीज क्यों भूल जाते हैं कि इनका बेस किसने तैयार किया है? परिमल जी बेस तैयार नहीं कर रहे, वो तो एक लेवल से आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉब दे रहे हैं इसलिए तालियां बज रही हैं। हम नींव के पत्थर हैं, हम नींव के पत्थर हैं, दिखाई नहीं दे रहे। वो नींव हमने तैयार की है जिसके ऊपर ये तालियां बज रही हैं। तो जब बेस अच्छा, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन अच्छी हुई है तो फिर बाकी चीजें उसी पे खड़ी हैं। थोड़ा सा लंबा सेशन होगा।
नींव की प्रशंसा नहीं होती, इमारत की प्रशंसा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नींव मजबूत होगी तभी उस पर मजबूत इमारत भी खड़ी हो पाएगी, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस इमारत को बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता माल वो भी मजबूत होना चाहिए। हम लोग जो यहाँ पर जो बातें करते हैं ना, ये बातें सारी बातें इसलिए ही हो रही है यहाँ पर कि हम लोगों की जो ना उम्मीद है सर आपसे कि हम लोगों को ज्यादा अच्छे बच्चे मिले, हम लोगों को आने के बाद फिर जो इनको भिन्न जमा घटा गुना भाग और ये सब बातें ना सिखानी पड़े। ये चलिए, समय की थोड़ी सी कमी है सर। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा लंबा सेशन होना चाहिए, एजुकेशन का पार्ट थोड़ा सा बड़ा किया करो। आखिरी कमेंट, श्योरन जी, एक आखिरी कमेंट। ये बहन बेटियां सब बैठी हैं, नींव तो मजबूत होनी ही चाहिए। नींव मजबूत होगी तो इमारत लंबे समय तक खड़ी रहेगी, नहीं तो किसी आंधी बारिश के तूफान में ढह जाएगी। बिल्कुल, यही इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि नींव के साथ जो इबारत खड़ी है उस इबारत में भी मजबूती से तमाम जो सामान इस्तेमाल किए जाते हैं उसे लगाया जाए, और अच्छे क्वालिटी के लगाए जाए, जो कि परिमल जी कर भी रहे हैं। डीओ साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, जो गुस्से में है सर। और अब जो है ना, जो हम लोगों को आगे बच्चे मिलेंगे भिवानी में, वे इतने अच्छे बच्चे मिलेंगे कि जो है हम लोगों को ये जमा घटा गुना भाग ये नहीं सिखाना पड़ेगा, सीधा जाकर के परसेंटेज सिखाएंगे। थैंक यू सर। जोरदार तालियां आप तीनों के लिए बनती है सर। समय की थोड़ी सी कमी है, समय की कमी है। लास्ट 1 मिनट में बोलना चाहूंगा, ये बार बार जो 4 फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, जमा घटा गुना भाग की, क्योंकि इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स ने ये देखा, यदि ऐसा ही चमत्कार है तो जिसको ये 4 चीजें नहीं आती, क्या वो भी वहां पे क्वालिफाई कर सकता है क्या? तो इनको ये दिक्कत आई, इन्होंने यहाँ अंडरलाइन किया उस बात को, पर उन चीजों को ये नहीं कर रहे कि हमारा बच्चा आते ही थोड़े से प्रयास में आपके जो प्रसिद्धि के झंडे गाड़ रहा है वो भी किसी टीचर के पास से आया है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें। एक अभिभावक होने के नाते हम अपने माता पिता होने की जिम्मेदारी को समझें, एक शिक्षक होने के नाते हम एक गुरु की जिम्मेदारी को समझें, और एक कोचिंग सेंटर के संचालक होने के नाते जो पकी हुई मिट्टी हमें मिली उसे किस स्वरूप में गढ़ना है उस जिम्मेदारी को हम समझें। और आप तीनों ही अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस सत्र के खास मेहमानों के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम सभी के जहन में ये चलता रहता है कि हमें भी छूना है आसमान, जरूरत है तो हमारे पंखों को उड़ान देने की, और उड़ान आप तीनों जैसी तमाम शख्सियतें हमारे देश में जो मौजूद है वो दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। राजन जी, तीनों की शिकायत है, छोटा रह गया सत्र हमारा, थोड़ा सा डिस्कशन और होना चाहिए था। फिर आएंगे सर। थैंक यू सर। क्योंकि जो Presented by Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Education partner, Bhiwani Public School, laying foundation for the child's success. ICS Coaching Center, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। फूड पार्टनर, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी।